बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। एक फ़ैसला आ चुका था और उस फैसले के बाद एक प्रेस रिलीज़ आया जो कि अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से था, जिसमें गम और गुस्सा था। और उससे पहले जो फैसला आया था वो 4 सत्रों का था, जिसमें ये कहा गया था कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत अदालत जो है वो सुनाती है, और ख़ुसूसी अदालत का ये फैसला था। और फिर ज़ाहिर है कि आपने देखा कि एक सिचुएशन ऐसी बन गई जिसमें अफ़वाज पाकिस्तान का भी बयान आपके सामने आ गया और DGISPR की तरफ से प्रेस रिलीज भी आया। आज तफसीली फैसला जो है वो जारी हुआ और तफसीली फैसले के अंदर बहुत अहम नुक्ते थे, जिनमें से कुछ तो हम पढ़ सकते हैं, कुछ हम नहीं पढ़ना चाहते। मसलन ये कि जो 66 नंबर का नुक्ता था उसके अंदर कुछ काबिल एतराज़ बातें की जो कि फांसी से मुतालिक थी, सज़ाए मौत से मुतालिक थी। वो उसको दोहराना भी मेरा ख्याल है कि बहुत नामुनासिब है, लेकिन बहरहाल उस फैसले ने उस तारीखी नौयत के फैसले का जो इससे पहले था जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ, उसको काफ़ी धुंधला कर दिया, मुतनाज़ा बना दिया। पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिर है इसकी मुखालफत की गई है, लेकिन वो फैसला अपनी जगह पे मौजूद है। और उस फैसले के अंदर जो बातें कही गई उसमें यह कहा गया कि क्लियर वायलेशन है। 2 जजों ने सजाए मौत दी और 1 जज साहब जो हैं उन्होंने बरी किया इस्तग़ासे की बुनियाद के ऊपर। और ये कहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनका कसूर पार्लियामेंट और अदलिया के हवाले से उन्होंने काफ़ी बातें उठाई और उनको इससे बरी कर दिया। फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो है वो की है जनाब DGISPR ने, जनाब जनरल आसिफ गफूर साहब ने, और उन्होंने क्या बातें की मुख्तसर मगर जामे ज़रा सुन लीजिए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। जो 17 दिसंबर को मुख्तसर फैसला आया था, उसके रिस्पॉन्स में जो खदशात का इजहार किया गया था, वो आज के तफसीली फैसले से वो खदशात सही साबित हो रहे हैं। बिलखुसूस इसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज इंसानियत, मजहब, तहजीब और किसी भी इक़दार से बलातर हैं। जो मौजूदा डिज़ाइन मुल्क दुश्मन कुव्वतों का चल रहा है उसको भी समझते हुए उसका मुकाबला करेंगे। इस फैसले के आने के बाद अफ़वाज पाकिस्तान के क्या जज्बात हैं, इसको आगे लेके कैसे चलना है, ये आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बड़ी तफसील से बात हुई है। हम मुल्क में किसी सूरत इंतशार को फैलने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा करते हुए अपने इदारे की इज्जत और वकार को मुल्क की इज्जत और वकार के साथ कायम रखेंगे। और इंशाल्लाह जितने भी दुश्मन हैं, ख्वाह वो अंदरूनी हैं, बैरूनी हैं, उनके आलाकार हैं, सुलतकार हैं, उनको हम इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे। इदारे के वक़ार को मुल्की वक़ार के साथ रखेंगे, ये उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि फ़ौज एक इदारा नहीं, ख़ानदान है। मुल्क के दिफा के साथ साथ इदारे का वक़ार का दिफा करना भी फ़ौज जानती है। और ज़ाहिर है कि बहुत सारी बातें उन्होंने, फिर एक हाइब्रिड वॉर की बात की, अंदरूनी बैरूनी साजिशों की बात की, और ये कहा कि निमटना है। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो फ़िरोग नसीम साहब ने, शहजाद अकबर साहब ने और डॉक्टर फिरदौस आशिक साहबा ने की। और उस में ये कहा गया कि रेफरेंस दायर किया जाएगा जस्टिस सेठ वक़ार अहमद के खिलाफ, जिन्होंने वो सख्त बातें लिखी हैं इस फैसले से मुतालिक। और ये कहा कि नाअहलियत हो या दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, इसकी बुनियाद के ऊपर आर्टिकल 209 के तहत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को में जाया जाएगा और फौरी तौर पर जाया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये तो हो गया, हुकूमत ने सेठ साहब के खिलाफ, जो जज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है, लेकिन मजमूई तौर पर फैसले के ऊपर अब लाए अमल हुकूमत ने क्या इख्तियार करना है उसके ऊपर भी बात हो सकती है। और फैसला अपनी जगह पे बरकरार है, यानी कि सजाए मौत जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को, इसकी क्या हैसियत है। और फिर अब जबकि इतने बयानात आ गए हुकूमत के, अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से, तो अदलिया क्या रिएक्ट करेगी, इसके ऊपर भी बात करना है। और इस फैसले को ओवरऑल पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और अदलिया कहाँ किस तरह से देखेगी, क्या इदारों के टकराव का खतरा अभी भी मौजूद है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब अनवर बेग साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत सीनियर सियासतदान हैं, सेनेटर रहे हैं, और वंस अ सेनेटर ऑलवेज अ सेनेटर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मज़हर अब्बास साहब, पाकिस्तान के सहाफ़ती, बहुत बड़े सहाफ़ी माशाल्लाह और सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत कुछ देखा है इन्होंने सहाफ़ती तारीख़ के अंदर भी और वैसे भी मुल्क की तारीख़ में। सर बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब, पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं
नहीं, आजकल बाहर हैं, लेकिन इसके ऊपर आज हम इनसे बात करेंगे। अमजद शाह साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी मौजूद होंगे। बड़ा पैनल है, लेकिन हम जल्दी जल्दी ज़रूर बात सबसे करेंगे। सबसे पहले अन्य बेग साहब आपसे शुरू करते, क्या आपको लगता है, इतना कुछ आपने देखा, 2007 की इमरजेंसी आपने देखी, उससे पहले के सारे वाक़यात, किस तरह की सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हर इंस्टीट्यूशन का एक रेड लाइन होता है, और जो मुझे लगा आज जिस तरीके की ये डिटेल जजमेंट आई है, मैं ख़ुद बड़े शॉक में चला गया कि दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ लैंग्वेज जजेस यूज़ इन देयर जजमेंट्स। और जिस तरीके की जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, वो तो हम और आप कहना भी नहीं चाहते कि जिस तरीके से उन्होंने लिखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन ये किया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे, आई थिंक दे शुड गो ऑन फास्ट ट्रैक, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ये जो जज साहब हैं इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक है या नहीं, आई डोंट नो, बट जिस तरीके की उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, आई थिंक ही शुड बी रिलीव्ड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, जनरल मुशर्रफ ने जो कुछ किया अपनी जगह है, जो सज़ा देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी है वो आप करें, बट द पॉइंट इज दिस, द लैंग्वेज विच ही हैज यूज्ड, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जजमेंट जो है कंट्रोवर्शियल हो गई है। इनफैक्ट जनरल मुशर्रफ इज टुडे गेनिंग सिंपैथी अमंग पीपल के भाई ये क्या ये जजमेंट लिखी है, इस टाइप की हमारे पास जजेस मुख्तलिफ थी, और इन 3 लाइनों में जो है वो सूरत-ए-हाल वेरी अनबिकमिंग ऑफ अ जज। मैं नहीं समझता कि कोई एक सिविलाइज्ड कंट्री भी, मैंने कुछ डिप्लोमेट से भी, मैं एक रिसेप्शन से ही आ रहा हूँ, वो सब हैरान है कि ये जज ने क्या लैंग्वेज क्या लिखी है। सो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज, आई डोंट नो, अल्लाह रहम करे, बट ये कहीं क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ ये चीज ना बढ़े। बिल्कुल। मैं इससे पहले कि हैदराबाद रिजवी और मजहर साहब के पास जाऊं, अमजद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। अमजद शाह साहब, आप किस नज़र से इन 3-4 सत्रों को, अदरवाइज इस पूरे फैसले के ऊपर बहुत लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लोग तारीफ भी कर रहे थे, तनकीद भी कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन बेहतर थी, मगर जब से ये 3-4 सत्रें फैसले के अंदर तफसीली में आए तो एक मुतनाज़ा फैसला बन गया है। ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस तरह से है कि जब भी कोई ज्वाइंट कोर्ट फैसला करती है, उस पर जब अपील का राइट मौजूद है, तो बिफोर फाइलिंग ऑफ अपील एक केस पर इतनी ज्यादा बहस शुरू हो गई, और खास तौर पे 66 में बहस हो रही है। मैं समझता हूँ कि वो हमारी CPC में ये वाली सजा शामिल नहीं है कि किसी की लाश को 3 दिन तक लटकाया जाए, लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूँगा कि आज भी हम वो 17वीं सदी में ही खड़े हैं। मतलब हम तो 20वीं सदी में आए ही नहीं, इसलिए कि आज जिस तरह से मैंने देखा कि एक जजमेंट जो एक कोर्ट ने दी, इस पर एक इदारे की तरफ से जो रिस्पांस आया, वो तो सिविलाइज सोसाइटी में तो इसका कोई जवाब नहीं मुझे नजर आता कि जहाँ पर अपीलेबल फैसला हो, जहाँ पर एक कोर्ट डिसीजन आए और वहाँ पर एक इदारा ऑफिशियली उस कॉन्फ्लिक्ट के मतलब इस तरह से बयान दे, और फिर इस तरह से पूरी गवर्नमेंट जो है वो अदालतों पर प्रेशर डालने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो जाए, ये भी मुनासिब नहीं है। वो के फैसले में सुकम है अगर, तो उसका अपीलेट कोर्ट बैठी है, वो सुप्रीम कोर्ट उसमें ठीक कर देगी। सही। ये ऐसे तो फैसले रोज होते हैं अदालतों में, जहाँ पर उनमें कोई गलतियां होती हैं तो अपीलेट कोर्ट जारी है, इसीलिए अपील का राइट दिया जाता है। सही। अच्छा शाह साहब, आप हमारे साथ रहिएगा प्लीज। मजहर अब्बास साहब, अमजद शाह साहब का ये पॉइंट है कि उस फैसले के अंदर सुकून मौजूद है, लेकिन अदालतें भी मौजूद है, अपील का हक भी मौजूद है। फिर जो है वो इदारे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना और जो उन्होंने कहा है उसकी क्या रीजन बनती है, आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, शुक्रिया आसमा। असल में इसमें अब हमें 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही है चीज़ों के अंदर। अभी वकला और डॉक्टर्स का जो मामला हुआ, उसमें भी आप देखें कि जो कानूनदान दलील से गुफ्तगू करते हैं और दलील उनकी स्ट्रेंथ होती है, उनके हाथों में हमें बंदूक और लाठियाँ नज़र आईं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप इन रिमार्क्स को जो इस जजमेंट में नज़र आ रहे हैं, वो मुझे इंतहाई माजरत के साथ बहुत ही इंतहा पसंदाना सोच की रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। वो आप किसी भी तरीके से आपने ये फैसला करना है कि ये गिल्टी है या नॉन गिल्टी है। गिल्टी है तो इसकी ये सज़ा होगी,
उससे आगे कभी मैंने नहीं देखा। वेरी अनप्रेसिडेंटेड कि आप ये बताएं कि जी कहाँ सज़ा होनी है, किस तरीके से सज़ा होनी है, किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, इससे इस फैसले को बहुत कमज़ोर कर दिया इसने उसमें। बिल्कुल इसी तरीके से जो इसका रिएक्शन इन वफाकी हुकूमत की तरफ से आया या अटॉर्नी जनरल की तरफ से आया, वो भी एक इंतहा पसंदाना सोच को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी अभी आप फैसले के खिलाफ एक फाइनल वर्डिक्ट तो आने दें, सुप्रीम कोर्ट में अपील है, अभी से आपने फौरी तौर पे ये भी कह दिया कि इनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ये भी कह दिया कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आ रहे हैं, तो हर जगह एक एक्सट्रीम पोजीशंस नजर आ रही हैं। और यही सबसे खतरनाक चीज है कि अगर एक इतना इंतहाई रिस्पॉन्सिबल लोग इंतहा पसंदाना सोच को रिफ्लेक्ट करेंगे, चाहे वो जजमेंट की शक्ल में हो या उसके रद्द-ए-अमल की शक्ल में हो, तो जो क्लैश होगा वो बहुत खतरनाक होगा। अच्छा, तो मुझे तो इसमें बहुत खतरे की बू आती है। टकराव का यही बात अनवर बेग साहब ने की है कि क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है वो बिल्कुल एक सामने नजर आ रहा है। तो कैसे बचना है? हैदराबाद रिजवी साहब, आप भी अपना रिएक्शन दीजिए। हमने देखा है एमकेएम 2-3 दिन से, ज़ाहिर है कल जब से ये फैसला आया है, वो जनरल परवेज मुशर्रफ के पीछे बिल्कुल खड़े हैं और उन पूरी जमात खड़ी है, लिसानी बुनियाद पे खड़ी है या किसी और वजह पे खड़ी है, लेकिन खड़ी है। तो क्या आप ये समझते हैं कि आप जजमेंट तो आज आई लेकिन एमकेएम पहले से खड़ी है, तो आप क्या समझते हैं, किस तरह से देखते हैं कि ये मामला जो है इदारों के टकराव की जानिब बढ़ेंगे, बल्कि इसके और भी रेप्रिकेशंस होंगे? 10 साल पहले की एक तकरीर मेरी पार्लियामेंट की आसमा वायरल हुई थी कल। जी हाँ, जिसमें मेरा मौक़िफ़ ये था कि आर्टिकल 6 जो है वो अपनी जबान, हैयत, साख में ही इज्तिमाई जुर्म की तरफ सजा के लिए ले जाता है। किसी फर्द वाहिद के लिए तो होता ही नहीं है। वो जो भी आर्टिकल 6 पढ़ना चाहे पढ़ ले, जो भी लीगल उसकी जबान को समझता है वो समझ ले। 10 साल पहले हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि ये एक इंतकामी कार्रवाई है, और आज के मुफस्सिल फैसले से ये बात साबित हो गई कि एक फर्द वाहिद को फांसी की सजा सुनाकर फाजिल अदालत ये फरमा रही है कि अगर वो जिंदा मयस्सर ना हो तो उनकी लाश को घसीटते हुए डी चौक लाया जाए। ड्रैग्ड का लफ्ज है वहां पर, ड्रैग्ड, ड्रैग करते हुए उसको डी चौक लाया जाए और उसके बाद 3 दिन तक उसको फांसी पे लटकाया जाए। मुझे तो यजीद का वक्त याद, जब कूफे में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद गवर्नर था और काजी शुरै ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई मुस्लिम इब्ने अकील और उनके साथी यानी इब्ने उर्वा के लिए एक ऐसा फैसला सुनाया था, और उसके बाद उनकी लाश को कूफे की गलियों में घसीटा गया था और दारुल अमारा पर उनकी लाश लटका दी गई थी। मैंने आज 1400 बरस बाद ये वाकया सुना। नहीं, ये वाकया तो नहीं हुआ, ये तो अभी 17 थी, मगर अगर आप डिक्टेटर को, जनरल मुशर्रफ जो कि डिक्टेटर है, ये लिख रहा है। नहीं हैदराबाद साहब, अगर उनके फैसलों को आप देखें तो आपको तो हर जगह ऐसी एग्जाम्पल्स मिलेंगी। मिसिंग पर्सन्स हैं, अकबर भुगटी हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत है, क्या क्या इल्जामात उनके ऊपर नहीं है। तो फिर आप ये जज साहब ने तो ठीक है गलत किया, मगर क्या जनरल मुशर्रफ के एक्ट्स को आप ठीक समझते हैं? आप अगर इल्जामात की बुनियाद पर किसी की लाश को घसीटने का फैसला सुना सकते हैं? ये तो ऑब्जर्वेशन है। आप इल्जामात की बुनियाद पर किसी की लाश को 3 रोज लटकाने का फैसला सुना सकते हैं? क्या इस्लामी जमहूरिया तालिबानिस्तान है? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? सुप्रीम लॉयर, ठीक, वो आपकी, ठीक, आपके शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु। और आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसा फैसला आप करेंगे तो आवाम खुश होंगे? नहीं, हम तो इससे खुश नहीं होंगे, लेकिन क्या किसी डिक्टेटर को सजा नहीं मिलनी चाहिए आपके ख्याल में? नहीं करते, क्या किसी डिक्टेटर को सजा नहीं मिलनी चाहिए?
क्या किसी डिक्टेटर को सजा नहीं अरे मिलनी क्या चाहिए जो आइन को मिलनी महज चाहिए? कागज का टुकड़ा समझे, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? जमहूरियत के कंधे पर रखकर जाति एजेंडा की जंग लड़नी बंद होनी चाहिए। इस मुल्क में अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ के दौर तक याहिया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, जिया-उल-हक सबके बेटे जिंदा है और मौजूद है। कितनों को फांसी हुई? जुल्फिकार अली भुट्टो को तो हुई सर, जुल्फिकार अली भुट्टो को तो हुई, वो तो अवामी रहनुमा थे, वो तो फांसी पे चढ़ गए, वो तो चढ़ गए फांसी पे। क्या उन्होंने पाकिस्तान के आइन को एब्रोगेट नहीं किया जुल्फिकार अली भुट्टो ने? नहीं, मगर आप गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं सर। जनरल मुशर्रफ का क्राइम तो सबने देखा था, क्या जनरल मुशर्रफ का क्राइम सबने नहीं देखा? जनरल मुशर्रफ का इंडिविजुअल ट्रायल आर्टिकल 6 के तहत नहीं हो सकता इंडिविजुअली। हाँ, ये पॉइंट आपका दुरुस्त है। आर्टिकल 6.2 as well and 3 as well। ठीक है, ये पॉइंट आपका दुरुस्त है कि इंडिविजुअल बेटर्स को भी मिलना चाहिए। मर्जी का वाकया, अपनी मर्जी के जजेस अपनी मर्जी के फैसले। अच्छा, ये पॉइंट आपका दुरुस्त है कि अबैटर्स और मावनीन को भी मिलना चाहिए था। उस फैसले के ऊपर बेग साहब आप क्या कहते हैं? फिर मैं ब्रिगेडियर साहब के पास जाता। वो जाहिद हामिद साहब किधर हैं? वो यही हैं। हाँ, उनको सबों को, जितने उनके कैबिनेट मेंबर्स थे, सबको अरेस्ट करें ना जो पाकिस्तान के अंदर बैठे। आज उन्होंने कहा है, फैसले के अंदर लिखा है कि मावनीन को भी किया जाए, ये भी कहा है। देखे ना, फिर तो पूरी कैबिनेट जाएगी और जितने और लोग थे, यानी प्रोविंशियल असेंबली क्या, नेशनल असेंबली क्या, सब साथ ही थे ना। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जजमेंट या जो उसने कसूर किया था मुशर्रफ ने, वो एक अपनी जगह, उसने जो वॉट एवर गिल्ट ही हैज डन, उसकी सजा भी दें आप अगर देना चाहें, बट ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, उसकी तो कोई भी इजाजत नहीं दे सकता, ने ये पूरी जजमेंट को एक कंट्रोवर्शियल बना दी है। जितने लोग यहाँ बैठे, नॉट अलाउड, या जितने लोग बैठे इंक्लूडिंग अमजद शाह साहब, उन्होंने भी ये कंडेम किया इस जुबान को कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक एक्ट तो हुआ है, एक मार्शल लॉ तो लगा है, एक डिक्टेटर ने, और वो बार बार कह रहे हैं आए। ब्रिगेडियर साहब, आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। जनरल मुशर्रफ बार बार कहते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने ये सब कुछ किया, और जस्टिस खोसा ने 2016 के अंदर फैसले के अंदर लिखा, और पूरे उन्होंने एविडेंस के साथ लिखा कि जनरल मुशर्रफ ने ओन किया हर फैसले को, इमरजेंसी को, तो उनको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि पहले जो आप बात कर रही थी, अगर चार आदमी को कत्ल करें, एक आम आदमी की मिसाल ले लें, 4 आदमी एक कत्ल में इन्वॉल्व हो, चारों के पास हथियार मौजूद हो, और एक बंदा पीछे से बैठा उसको गोलियां सप्लाई कर रहा हो, और एक बंदा हो जो डायरेक्शन दे रहा हो मारो है, तो आप क्या सिर्फ उसको मारेंगे जिसने फायर किया है? जो पीछे उसको इंस्टिगेट कर रहा है उसको नहीं मारेंगे? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जब ट्रायल हुआ था तो क्या उन्होंने डायरेक्ट गोली मारी थी? वो भी अबैटर थे ना। तो आज तक आप उसको जुडिशियल मर्डर कहते हैं कि जुडिशियल मर्डर हुआ था। और आपने अगर ट्राई करना है, और शुरू से जस्टिस फैसल अरब साहब ने, जब वो इस कोर्ट के प्रेसिडेंट थे, जब वो थे, तो उन्होंने नहीं लिखा था कि जी सारे अबैटर्स को लेके आए, लेटर लिखा था गवर्नमेंट को, लाए जी उनको भी ट्राई किया जाए। तो क्या उनको लेके आया गया? ये तो पूरे का पूरा फैसला विंडिक्टिव है। और जब इसमें पैरा 61 आ गया, तो ये तो वो उन तालिबान की निशानदेही, नॉर्थ वजीरिस्तान में लोगों को फांसी पे चढ़ाए गए थे। यजीद का दूर तो बहुत दूर की बात है ना, यजीद का दौर, आजकल के दौर में नॉर्थ वजीरिस्तान में कातिल चौक होता था, वहां पे जो उनसे एग्री नहीं होता था उसको फांसी चढ़ा देते थे। 3 दिन उसकी लाश लटकी रहती थी, उसको जूतियां मारते थे। तो ये दहशतगर्दी क्या, तालिबान जो है वो कैसे पैदा हुए, ये माइंडसेट जो है ना, नहीं दूर तक नहीं जाएगी, दूर तक नहीं जाएगी, दूर तक आप लेके जाएंगे, दूर तक वो लेके जाएंगे जो इन वर्ड्स को डिफेंड करेंगे। कहीं दूर तक नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी, पैरा 61 पे रहेगी। और क्या ये तुम्हारा खालिद रांझा साहब हैं, एक बहुत बड़े दिमाग हैं, पाकिस्तान का लीगल माइंड है, मैं तो नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि शॉर्ट ऑर्डर होता ही नहीं है, कोर्ट शॉर्ट ऑर्डर दे ही नहीं। बिल्कुल सही है, शॉर्ट ऑर्डर देने के बाद 2 दिन बाद तफसीली पहलू के ऊपर किसी को एतराज नहीं। ब्रिगेडियर साहब, इस फैसले के ऊपर तो बात यह है कि परवेज, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं, परवेज मुशर्रफ साहब ने जो एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला जुर्म किया, अगर आप उनको हाई ट्रीजन में ट्राई करना चाहते थे तो 1999 में कर लें ट्राई,
साथ उन जजेस को भी ले आए जिन्होंने ओथ लिया। ठीक है, आज भी ट्राई करना अमजद चाहते शाह हैं तो इसको इसमें शामिल कर लें। ठीक, इसमें शामिल कर लें आप इफ्तिखार चौधरी को, जिसने वैलिडिटी आज ही दी, जिसने ओथ यूनिफॉर्म में ओथ लेने का कहा। एक बंदे को ट्राई करना, एक के खिलाफ ये फैसले देना, एक की लाश को घसीटना, क्या ये शरीयत के मुताबिक है? लाश को घसीट, आपने तो हर चीज की आज धज्जी उड़ा के रख दी ना। हर शरीयत की धज्जी उड़ाई, इस्लाम की धज्जियां उड़ाई, कल्चर की धज्जी उड़ाई, पाकिस्तान के कवानीन की धज्जी उड़ाई। ये इस तरह की ये नहीं होना चाहिए था ब्रिगेडियर साहब, नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था सर। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने जो किया वो क्या ठीक था? वो ठीक था क्या? वो बताइए। जनरल मुशर्रफ ने जो किया वो गलत था। आप उसके साथ जो लोग थे उनको भी है ना 99 में ट्राई करे। नजरिया जरूरत जिन्होंने जन्म दिया उनको भी लेके आए अदालत में। नजरिया जरूरत क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल्कुल ज़फ़र साहब, ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अमजद शाह साहब से भी इस पे बात करूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। और ब्रेक के बाद के जनरल मुशर्रफ ने जो किया गलत था, लेकिन वो अकेले नहीं थे, इसके ऊपर बहस हो रही है। तने तनहा नहीं थे, उनके साथ लोग मौजूद थे। क्या उनका भी ट्रायल होगा? ये वफाकी हुकूमत क्या उनका ट्रायल शुरू कर सकती है या नहीं? ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब अनवर बेग साहब, सिचुएशन ये है कि एक इदारा है अदलिया, एक इदारा है पाकिस्तान आर्मी। हुकूमत के नीचे आर्मी है लेकिन अदलिया नहीं है। सिचुएशन टकराव की तरफ जा रही है। वफाकी हुकूमत को क्या करना चाहिए था इस सिचुएशन को टकराव से बचाने के लिए? आसमा, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल पीटीआई की गवर्नमेंट है, दे लैक एक्सपीरियंस इन गवर्नेंस अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि जो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है 1.5 साल के अंदर, जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग होती रही, और फिर ये जो एक कंट्रोवर्सी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे जो बात आई है, और सो मेनी अदर यू टर्न्स इन पर्टिकुलर, स्पेशली जैसे ये अभी कोलालमपुर की समिट पे हमने यू टर्न लिया। सब कुछ ब्रेन चाइल्ड इमरान साहब का था और हम बैकआउट हो गए फॉर वट एवर रीज़न। इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारा इमेज गिर गया और कोई हमें ट्रस्ट नहीं करेगा एट इंटरनेशनल लेवल। इमरान खान का पर्सनल इमेज डाउनग्रेड हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ, देखें ISPR क्यों बोल रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट में इतनी जान नहीं है, इतनी अक्ल नहीं है। दूसरी बात, अब ये कोलमपुर वाली बात, आर्मी चीफ जा रहे हैं अबू धाबी, क्यों भाई? आर्मी चीफ का काम नहीं है, ये तो फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है। फॉरेन मिनिस्ट्री में इतनी लंबी खेप जो शाह महमूद साहब ने भर्ती करके रखी है, काहे के लिए? कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग वहां है या नहीं? तो मैं ये समझता हूं कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो वीक है। उनके पास ना कोई विजन है, ना कोई सही बंदे हैं जो प्रेजेंट करें और आर्मी को पीछे रखें, आर्मी को आगे अच्छा अमजद शाह साहब, यही बात जो अगर हम करें, क्योंकि आप जब अभी बीच में नहीं थे फोन पे, तो यही तनकीद हो रही थी कि ये 3 लाइनें लिखने की जरूरत क्या थी, और इतना पर्सनल वेनिडेटा मतलब नजर आ रहा है, जाती अनाद इसके अंदर नजर आ रहा है। तो क्या अब क्या होगा? अब रेफरेंस दायर कर रही है हुकूमत, क्या वकला भी एक साइड पे हो जाएंगे और वो भी इदारे के तौर पे अब सामने आएंगे? क्या तो टकराव नहीं होगा? शाह साहब, अमजद शाह साहब, आवाज जा रही है मेरी आपको? मैं ख्याल है उनको मज़े साहब, मैं सब आपसे यही सवाल कि अब ये टकराव से कैसे बचना है सर? देखिए, अभी हैदर भी बात कर रहे थे और हमारे दूसरे साथी भी बात कर रहे थे 12 अक्टूबर 1999 की। 12 अक्टूबर 1999 का जो एक्शन है उसको वैलिडेट किस तरीके से करवाया गया, उसकी ज़रा हिस्ट्री थोड़ा सा जान लें कि जब 12 अक्टूबर 1999 हुआ, उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास सिवाय आर्मी चीफ के कोई ओहदा नहीं था। और इसीलिए जब उन्होंने पहला एड्रेस किया तो उनके एड्रेस से पहले कौमी तराना नहीं बजाया गया, इसलिए कि उनके पास कोई पोजीशन ही नहीं थी और आर्मी चीफ इस तरह नेशनल एड्रेस नहीं होता। उसके बाद उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव बने, उनको मशवरा दिया गया कि चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाएं। उसके बाद क्या हुआ? जो PCO जजेस लाए गए, सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी को डिटेन किया गया, उनको एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सके,
और उसके बाद पीसीओ जजेस ने ओथ लिया और उन पीसीओ जजेस ने जो है वो उनके इस एक्शन को वैलिडेट कर दिया। उसके बाद 2002 में क्या हुआ? 2002 में मुशर्रफ साहब इलेक्शन करवाते हैं, उसके अंदर पीपल्स पार्टी को तकसीम करते हैं, उसके अंदर PMLN को तकसीम करते हैं, अपनी एक गवर्नमेंट बनाते हैं। उस वक्त रिलीजियस पार्टीज के साथ एक इत्तेहाद करते हैं और उनको LFO के तहत उनको वैलिडिटी मिल जाती है पार्लियामेंट से भी। लेकिन किस कंडीशन पे मिली थी वो? उन्हें दिसंबर 2004 को अपना एज एन आर्मी चीफ स्टेप डाउन करना था। ये रिटन एग्रीमेंट था, उसको वो वायलेट करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद 2007 उठा लें, 2007 में आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फिर आप सैक करते हैं एक चीफ जस्टिस को, उसको सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर करती है। फिर आप 3 नवंबर का इक़दाम करते हैं, फिर आप जजेस को डिटेन करते हैं और फिर 2007 का पूरा आप एक्शन ले लें, चाहे वो लाल मस्जिद हो, उससे पहले आपने कुछ वाक़यात दिए, तो उनका पूरा कंडक्ट जो है 9 साल का, जरा उसका जायजा तो लिया जाए कि परवेज मुशर्रफ साहब बिल्कुल ये जो आज फैसला हुआ है और खासतौर पे ये रिमार्क्स हैं, ये नाकाबिले कबूल हैं, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, बिल्कुल इसको नहीं माना जा सकता इस चीज को, इस चीज के। लेकिन इसकी वजह से परवेज मुशर्रफ साहब के उस एरा को, जिसको 10 साल कहा जाता है, 9 साल कहा जाता है, उसको वैलिडेट नहीं किया जा सकता। ट्रू। अच्छा, ये लेकिन बिल्कुल सही बात है। अमजद शाह साहब भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल अमजद शाह साहब, आप अभी नहीं थे थोड़ी देर प्रोग्राम में, लेकिन यही बात होती रही कि ये जाती अनात तो लग रहा है इस फैसले के अंदर, तो चैलेंज तो हुकूमत करेगी, लेकिन अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है अभी थोड़ी देर पहले, उसका जो रिएक्शन है क्या वो भी वुकला देंगे? तो फिर तो टकराव होगा डेफिनेटली। अभी अगर इस तरह से रेफरेंस आएगा सेठ वकार साहब के खिलाफ, तो उससे हम तो मैलाफाइड ही कहेंगे, और जब वो मैलाफाइड होगा तो हम वैसे ही जैसे कि फाइज ईसा के साथ खड़े हैं, इनके साथ भी खड़े होंगे। हमारे पास तो कोई रास्ता और नहीं रहा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि सेठ वकार के खिलाफ रेफरेंस को आप लोग चैलेंज करेंगे और एहतजाज करेंगे इसके ऊपर? डेफिनेटली, मतलब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि वो एकदम से जब जजमेंट आए थे, 10 साल से वो जज है और वो ठीक है, और आज जब उसने जजमेंट दी है तो वो पागल हो गए, और आप उसके खिलाफ जजमेंट आए तो उसके खिलाफ आप रेफरेंस फाइल कर दें। तो इस तरह से तो ये जुडिशरी को तो इससे ज्यादा और मतलब उस पर प्रेशर डालने का और कौन सा तरीका है? मतलब जब आपके पास अपील का राइट है तो आप जज नहीं, मगर जिसने फैसला किया। लेकिन शाह साहब जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया उन्होंने, वो उनको करनी चाहिए थी क्या? उसके ऊपर भी तो कोई लायबल होगा। इस्तेमाल की है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, आप जाएंगे अपील में तो उसको एक्सपंज करा लें। अच्छा, उसको जब आपके पास एक कानूनी तरीका कार मौजूद है तो आप लड़ाई पर क्यों उतरते हैं? हम एक मजहब मागर रहते हैं, तो इस तरह से तो हर जज को सारा दिन लोग मारे, तो जजों को काम ही हम न करने दें। मगर इसकी कानूनी हैसियत तो अमजद शाह साहब चैलेंज हो गई ना, कि अगर वो माइंडसेट के साथ उन्होंने फैसला दिया है तो सर इस फैसले की तो कानूनी हैसियत ही चैलेंज हो गई। देखिए ना, जब जजमेंट चैलेंज होती है अपीलेट कोर्ट में, तो वो फैक्ट्स, पॉइंट ऑफ फैक्ट्स एंड पॉइंट ऑफ लॉ सब पर होती है, और आप उसको वहां पे चैलेंज करें। और जो मजहब लोगों का तरीका है, ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप खड़े बैठ जाए और तमाम मिनिस्टर बैठ गए और यहाँ तक कह दें कि ये जज पागल है। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो अच्छा, और ये गवर्नमेंट क्या करनी जा रही है? ये आपकी डेमोक्रेसी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपका जी ब्रिगेडियर साहब, आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि जाहिर है कि अब सिचुएशन ऐसी बन गई है, वो भी अपने इदारे के साथ खड़े हो जाएंगे, इदारा भी वो खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे जो ISPR ने कहा, DG ISPR ने, उन्होंने कहा जी मुल्क के दिफा के साथ साथ इदारे के वक़ार का दिफा करना भी जो है फौज वो जानती है। तो सर इसका क्या मतलब लिया जाए? बात है, मैं तो हैरान हूँ इस वक्त हमारी जो पनिशमेंट दी गई है। जी अमजद शाह साहब से सुनिएगा ब्रिगेडियर साहब। जी ब्रिगेडियर साहब, आपने पूरे इदारे की कन्विक्शन बना दी है उस एक कन्विक्शन को। जी ब्रिगेडियर साहब, करना चाहूंगा जी, ये जहां तक डेथ सेंटेंस का ताल्लुक है, उसका शॉर्ट ऑर्डर पहले भी आया था,
और डेथ सेंटेंस के ऊपर लोगों ने कमेंट्स किए कि जी ये इंडिविजुअलाइज्ड है, और है इंडिविजुअलाइज्ड, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चले उसको तो चैलेंज करेंगे वो, लेकिन बात यह है कि उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक जज से और एक सुप्रीम कोर्ट के जज से या हाई कोर्ट के जज से, वो उसकी मेंटल स्टैंडर्ड, उसकी नॉलेज के मुताबिक एक्सपेक्ट करते हैं। ये नहीं है कि आप जो कुछ मर्जी लिख दे अपने फैसले में और उसको सारे लोग सपोर्ट करेंगे। अमजद शाह साहब कुछ कह रहे हैं, इरफान कादिर साहब भी कुछ कह रहे हैं, खालिद राजा साहब भी कुछ कह रहे हैं, जस्टिस मुजाहिद नकवी साहब भी कुछ कह रहे हैं। 52 जजेस हैं, बड़े सीनियर जजेस हैं, जिन्होंने पीसी के वाक़े के ऊपर कंडेम किया उन लोगों को जिन्होंने वो वाक़या किया, उनका इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का दिमाग है एतजाज हसन साहब, उन्होंने भी कहा है। तो बात यह है कि ये सिर्फ चीज एक बंदे के माइंड से रिलेट नहीं करती है, इसमें आपको क्यूमुलेटिव ये देखना पड़ता है कि जो क्योंकि फैसले जो है वो माशरे पे असरअंदाज होते हैं, वो एक अदारे पे असरअंदाज नहीं होते, वो लोगों की जिंदगियों पे असरअंदाज होते हैं। अब पाकिस्तान का इस सेंटेंस के मुताबिक पाकिस्तान का बाहर जो इमेज प्रेजेंट किया जाएगा कि जी आप लटकाएं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये मामला हुकूमत डील कर सकती थी ना सर, ये मामला हुकूमत डील कर सकती थी। इंडिविजुअल के खिलाफ फैसला आया, इदारा कैसे पीछे खड़ा हो गया सर? इदारा कैसे पीछे खड़ा हो गया? डील तो बाद में होगी ना, पहले तो जो चीज आई है वो तमाम मीडिया ने कवर करनी है। अब दूसरी मजहर अब्बास साहब फरमा रहे थे कि परवेज मुशर्रफ ने सारा काम करवाया। मेरा बड़ा अदब से कहूंगा कि बाकी जो लोग बैठे वो मोम की गुड़िया है जो ये काम कर रहे थे। अगर आप ये चीज समझते हैं एक अदारे के तौर पे कि परवेज मुशर्रफ साहब गलत काम करवा रहे हैं, तो अगर इफ्तिखार चौधरी साहब खड़े हो गए थे तो उस वक्त के लोग भी खड़े हो जाते ना। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी कि आप खड़े हो कहते कि आप गलत का ये कहना कि जी परवेज मुशर्रफ साहब ने मजबूर किया तो उन्होंने काम किया। दूसरी चीज है कि परवेज जी मजहर साहब, दूसरी चीज ये है कि किसी ने दूसरी, मेरी बात सुने, दूसरी तारीख की बात यह है कि किसी ने पीपल्स पार्टी को नहीं तोड़ा, पीपल्स पार्टी कोई नहीं टूटी। पीपल्स पार्टी ने खुद एक इंटेंशन जाहिर की। बेनजीर भुट्टो अब हयात नहीं है, शहीद है, उनके बारे में और वो चली गई। कोई इतना सिर्फ कहूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों का पता है कि पीपल्स पार्टी ने खुद इंटेंशन जाहिर की थी कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं और उनसे बहुत सारी मुलाकातें हुई। ये जो पैट्रियट टूटी उसमें सर बातचीत तो बहुत बाद में हुई थी, ये तो आप तो उस वक्त थे पीपल्स पार्टी। जी सर, वो पीपल्स पार्टी, मेरी बात सुन लेना। जी जी, जब पीएमएलएन में नवाज शरीफ साहब चले गए, यहाँ से तशरीफ ले गए, वापस चले गए, बाहर चले गए, भेजा या चले गए, डील करके गए या नहीं करके गए, जो कुछ भी है, तो बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कहा कि जी आप एक पॉलिटिकल फोरम बनाए। ओके, अच्छा आप मजहर साहब को कहते हैं कि सियासतदानों को तमाम लोग, ब्रिगेडियर साहब ये तो ये हुआ कि एनआरओ लेने वाला तो गुनाहगार है, एनआरओ देने वाला नहीं। जी सर, इसमें तमाम लोग इक्वली जिम्मेदार हैं। मजहर साहब सब इक्वली जिम्मेदार है सर, कोई यहाँ पे इनोसेंट नहीं है। जी मजहर, कोई इनोसेंट नहीं है यहाँ पे, कोई अबव द बोर्ड नहीं है यहाँ पे, सारे ख्वाहिशें रखते हैं और सारे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब सुनिएगा मजहर अब्बास साहब को, फिर मैंने बेग साहब को भी लेना है। जी मजहर साहब, ब्रिगेडियर साहब की बात खत्म हो गई हो तो मैं जवाब दे दूं। हो गई है जी जवाब दे दीजिए आप। देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने ये नहीं कहा कि परवेज मुशर्रफ ने अकेले ये किया। मैंने तो कहा 12 अक्टूबर को जो एक्शन हुआ, 12 अक्टूबर का एक्शन, जाहिर है परवेज मुशर्रफ तो इधर थे ही नहीं, ठीक है, तो 12 अक्टूबर का एक्शन तो किसी और ने किया था ना, जो उनके साथी थे। उस एक्शन की कोई जस्टिफिकेशन छोड़ दें आप, जो कि फैसला हुआ कि आप जाते हैं और एक मुंतखब वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से गिरफ्तार कर लेते। उस वक्त उस पीरियड में कोई गवर्नमेंट नहीं थी। उस दिन जिस दिन नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए 12 अक्टूबर 1900, नहीं तो आप ट्राई करते ना, तो आप ट्राई करवाते ना, आपने तो पहले पीसीओ जजेस लाए, वो जो लोग ट्राई थे ना, जो आपकी अदलिया बैठी थी वो ट्राई करती ना। सर जो अदलिया बैठी थी उसको ट्राई करना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। ब्रिगेडियर गुफ्तगू सर जो भी अदलिया को नहीं ओथ लेना चाहिए था। आपने अपनी बात कर ली, अब दूसरे की बात सुनने का हौसला भी होना चाहिए। आप बात कीजिए, फिर मैं बाद में आती हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब आपके पास आती हूँ। जी चीज ये है कि 12 अक्टूबर 1999 को हुआ, जब ये ट्रायल शुरू हुआ है, तो किसने सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी को डिटेन किया था?
आप बता सकते हैं कि कौन था जो उस वक्त के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दिया गया? क्या इस पाकिस्तान में उससे पहले कभी ये हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ही नहीं जाने दिया गया? उसको भी छोड़ दें। बिल्कुल उस वक्त की अदलिया, क्या 2009 तक अदलिया की सूरत हाल बहुत खराब रही है पाकिस्तान में। हमारी पूरी तारीख भरी पड़ी है इन इक़दामात से। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। और ये पीसीओ के जजेस जो हल्फ लेते हैं वो भी गलत है, कतई तौर पे बिल्कुल गलत है। अच्छा मैं कंडोन कर सकता है, ब्रेक के बाद लेकिन असल चीज ये है कि किसी एक चौधरी साहब ने भी हल्फ लिया था सर। नहीं तो मैं इफ्तिखार चौधरी साहब को कब कंडोन कर रहा हूं? मैं तो इफ्तिखार चौधरी को बिल्कुल भी कंडोन नहीं कर रहा, लेकिन खुदा के लिए आप भी तो कंडोन ना करें। करें, कौन ट्रायल करें? अभी कर ले इमरान खान, क्यों नहीं करते? अब इमरान खान साहब को करना है, लेकिन सिर्फ फिर जनरल मुशर्रफ पहले हुकूमतें 12 अक्टूबर को कौन सी टीम थी? अच्छा भाई 12 अक्टूबर 1999 को कौन सी टीम थी जिसने पाकिस्तान में कू किया? क्या उन सब का ट्रायल होना चाहिए? अच्छा अलॉन्ग विद इफ्तिखार चौधरी। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। ये तो अगर हम माजी में चले गए तो ये तो सारी चीजें जो है वो इसी तरह होती रहेंगी, लेकिन अब करना क्या आगे, हुकूमत क्या करेगी? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे और हैदराबाद साहब भी हमारे साथ होंगे, बेग साहब से पूछेंगे। ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हैदराबाद रिजवी साहब भी है, अनवर बेग साहब भी, मजहर अब्बास साहब भी, ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब भी हैं। बेग साहब, एक तो जाहिर है कि आप जवाब देना चाह रहे थे जब ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि पैट्रियट बनी और वगैरह। मैं चाहती हूँ इस पर थोड़ा सा बता के, लेकिन हुकूमत को अब कैसे चलना है? इस हुकूमत को करना क्या चाहिए कि इदारे आपस में ना लड़ें बल्कि हुकूमत कुछ करे? देखिए, सबसे पैट्रियट तो आपको पता है जिस तरीके से बनी, ये जो 8-10 लोग पहले निकले और फिर एक 10 और निकले, तो टोटल 20 के करीब आए, जिनको सबको देखिए पाकिस्तान के अंदर ना, मैंने जो देखा है पार्लियामेंट में और हमारे माशाल्लाह जो MNAs हैं, इनको पावर चाहिए। और स्पेशली अगर एक मिलिट्री डिक्टेटर होता है, उनको पता है जी मिलिट्री डिक्टेटर तो 8-10 साल रहेगा, सो दे कांट अफोर्ड टू स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स फॉर 10 years। तो ये जाके उनके पाँव में, कदमों में जाके गिर जाते हैं, जी हम हाजिर हैं। तो जाहिर है जब उनको मिनिस्ट्रियां मिलती हैं, लुक्रेटिव पोजीशंस मिलती हैं, तो दे ऑल जॉइन। तो इस वक्त भी हुकूमत जो है वो आदि तो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत है। यही आप जाके पूछे ना इनको, ये मुशाहिद हुसैन साहब हैं जो हर PMLQ में किस तरीके से बैठे हुए थे मुशर्रफ साहब के साथ और चौधरी साहब के साथ, और फिर एकदम ओवरनाइट जंप करके नून लीग में आ गए। शेख रशीद साहब हर गवर्नमेंट के साथ होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला तो चलता रहेगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि ये जो जजमेंट आज आई है इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें, नीचे अगर ये जजमेंट को इग्नोर अगर कर लें या आप नोटिस ना लें, नीचे सेशन जजेस हैं, कल को वो जजेस जजमेंट से ऐसे लिखना शुरू करें, जी इसको ड्रैग हिम इन द स्ट्रीट एंड पुट हिम अंडर अ ट्रक, यानी इसको डेथ पेनल्टी ऐसे दो। तो मैं ये समझता हूँ कि देयर हैज टू बी अ लिमिट। और देखें ना, अब जजेस का कॉन्डक्ट ही देख लें, जस्टिस कयूम का कॉन्डक्ट देखें क्या था। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा को किस तरीके से पनिशमेंट देने की कोशिश की। फिर वो ये अभी रिसेंटली जज अरशद मलिक जो ये अकाउंटेबिलिटी का जज था, इसका कॉन्डक्ट देखें। तो जजेस की भी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। आप पॉलिटिशियन को पकड़ लेते हैं, आप मिलिट्री इदारा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, जिसका ज्यादा से ज्यादा आप उसको निकाल देंगे। ठीक बात है। यहाँ पे तो जिस तरीके की जजमेंट आई है कि जी इसको हैंग करो, ड्रैग करो, आई मीन दिस इज वेरी शेमफुल एंड डिसग्रेसफुल राइटिंग्स। इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन डिक्टेटर्स का एहतसाब भी बहुत जरूरी है। हैदराबाद साहब, आपसे सर एक सवाल ये बनता है कि MKM का मौकफ हमने देखा और उसमें एक लफ्ज आया उर्दू बोलने वाले जर्नल को। सर क्यों आप इसको लिसानी बुनियादों के ऊपर जो है वो लेके जा रहे हैं? पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रही है और आप एक जर्नल उसके ऊपर करें, जनरल ज़ियाउल हक हो, अयूब खान हो, याया खान हो, जितना मुल्क को नुकसान पहुंचा है, क्यों नहीं एहतसाब होना चाहिए? इस बुनियाद के ऊपर आप क्यों बात नहीं करते हैं? देखिए, कभी आपने मेरे मुंह से तो नहीं सुनी होगी ये बात। नहीं, आपसे नहीं सुनी कि मैंने उनको मुहाजिर जर्नैल कहा होगा। जाहिर है कि फौज एक कौमी इदारा है और उसमें तमाम ही पाकिस्तान से लोग आते हैं और जो लोग मेरिट पर होते हैं वो
जवान से जर्नैल भी बनते हैं। जनरल मूसा खान की मिसाल मौजूद है इस सिलसिले में। मगर इसमें जो अहम नुक्ता है, मैं जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबदूल कराना चाह रहा हूँ जी आसमा, आज का जो फैसला है, तफसीली फैसला, उसमें सिर्फ आज के फैसले को मशकूक नहीं किया, इस पूरी अदालती कार्रवाई को मशकूक कर दिया कि जो जजेस इस माइंडसेट के साथ मुकदमा सुन रहे थे और इंसाफ फराहम करने की कोशिश फरमा रहे थे, कि जिनका ये माइंडसेट था, तो आज तो ये पूरी अदालती कार्रवाई जो है, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है जिसमें मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई है, ये पूरा मुकदमा मशकूक हो गया है। अब आप मुझे बताइए कि इस माइंडसेट के साथ जब जजेस बैठे होंगे कि लाश को घसीट कर डी चौक पे लाया जाए और फिर 3 दिन तक लटकाया जाए, इस माइंडसेट के साथ जो जज बैठे हैं, आप उनसे इंसाफ की क्या तवक्को रखते हैं? सही। तो आप ये मत कहिए कि सिर्फ ये फैसला मुतनाज़े है। हाँ, तो वो तो आपके वो भी एक आईनी हक मौजूद है अदर भाई, वो तो एक हक मौजूद है जिसको वो एक्सरसाइज करेंगे जन्म। नहीं। अच्छा, जरा सा अगर शायबा होता है जज को कि वो कोई भी, चाहे फॉर हो चाहे अगेंस्ट हो, कि अगर मेरा कोई जानने वाला जज सामने बैठा है और मैं मुल्जिम की हैसियत में पेश हूँ, तो जज सिर्फ 3 लफ्ज लिखता है फाइल पर, नॉट बिफोर मी, ठीक, और उसके बाद वो मुकदमा आगे बढ़ा देता है। दुरुस्त बात। इसलिए कि कहीं कॉन्डक्ट के ऊपर तो बिल्कुल कॉन्डक्ट के ऊपर तो कोई इख्तलाफ मगर नहीं। आज के फैसले से ये बात तय हो गई कि जिस माइंडसेट के साथ जजेस बैठे हुए थे, उन्होंने इंसाफ की धज्जियां बखेर दी हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल क्विकली, मुशर्रफ अगर जिंदा न मिले तो उनकी लाश को घसीट कर 3 चौक तक लाया जाए और फिर 3 दिन तक लटकाया जाए। ठीक, चूंकि वक्त कम रह गया, वफाकी हुकूमत को क्या करना चाहिए मजहर साहब, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब से पूछूं मुख्तसर। देखिए, इसकी अपील में तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस अपील में इस फैसले का कोई डिफेंस नहीं होगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत की भी मुख्तलिफ पोजीशन होगी और ज़ाहिर है परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील, और लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब एक स्ट्रॉन्ग वकला की टीम उनकी अपील फाइल करे, क्योंकि अब तक जिस तरह मुकदमा लड़ा गया उस तरह मुकदमा नहीं लड़ा गया। दूसरी थोड़ी हैदर साहब जो बात कह रहे थे, वो अपनी जगह जो इस खास तौर पर इस रिमार्क्स ने उन जज के माइंडसेट को तो रिफ्लेक्ट कर दिया है, लेकिन ये नहीं कह सकते आपके पूरे बेंच के माइंडसेट को रिफ्लेक्ट किया, इसलिए कि उनके साथी जज ने उनके इन रिमार्क्स से इख्तलाफ किया है।